तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले अपने शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में, और लॉन्ग क्वेश्चन के सभी वीडियो और पीडीएफ जो है ट्रिक फार्मेसी ऐप पर अपलोड भी कर दी गई है। जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्रिक फार्मेसी ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो आने वाला फोर्थ सेमेस्टर है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो हमारा सेमेस्टर फोर्थ है उसके भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जाकर के उसको आप परचेज कर लीजिएगा और वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन इसी तरीके से मिलते ही रहेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डिफाइन सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या? सॉल्बिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो NaCl है, एक तरीके का हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। और जो वाटर है एक तरीके का हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो मैंने क्या किया, NaCl को क्या किया कि वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये आकर के इसके अंदर आसानी से घुल गया, डिसॉल्व हो गया और बना लिया हमारा एक होमोजीनस सॉल्यूशन बना लिया। और इसी पूरे को बोलेंगे हम क्या, सॉल्बिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्बिलिटी का मतलब ही होता है एबिलिटी ऑफ डिसॉल्विंग। जब कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो उस एबिलिटी को बोलते हैं हम क्या, सॉल्बिलिटी बोलते हैं। आप इतना भी लिख करके 2 नंबर ला सकते हैं, चाहे आप इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों बात एक है, ये आप थोड़ा सा बना दीजिएगा। अब देख लीजिए, सॉल्बिलिटी की डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सॉल्बिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एज ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी। मतलब कि जब कोई भी सॉल्यूट हमारा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है एक निश्चित प्रेशर पर और एक निश्चित तापमान पर, उसी को बोलते हैं हम क्या, सॉल्बिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए मैंने 100 ग्राम बोला, ठीक है, 100 ml बोला था। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे 100 ml वाटर है, ठीक है, ये 100 ml मेरे पास वाटर है। अब इस 100 ml वाटर के अंदर मान लीजिए मैंने NaCl डाला, 5 ग्राम डाला, डिसॉल्व हो गया। 10 ग्राम डाला, डिसॉल्व हो गया। 15 ग्राम डाला, डिसॉल्व हो गया। जब तक ये हमारा NaCl डिसॉल्व होता रहेगा तब तक उसको हम सॉल्बिलिटी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उसको हम सॉल्बिलिटी नहीं बोल सकते हैं। तभी यहाँ पे लिखा गया ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम of solvent is called solubility। सिंपल तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। ये एग्जाम में इस दोनों में से एक जरूर से आएगा। ठीक है, हो सकता है दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, हो सकता है अकेले दोनों आ जाए या दोनों में डिफरेंस आ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है। सॉल्वेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट के अंदर डाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल ही हमारे हैं और यहाँ पे कई सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल है। तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल मैंने ब्लू कलर से दिखाया और जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल है। जब सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट के पार्टिकल चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बना लेते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन बोलते हैं। तो वही लिखा गया, जो सॉल्वेशन होता है हमारे दो वर्ड से मिलके बना होता है, सॉल्व प्लस एशन। सॉल्व का मतलब होता है डिसॉल्व और एशन वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। इसके कहने का मतलब होता है कि जब किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेशन बोलते हैं। डिफिनेशन हो गई सिंपल तरीके से। अब देख लीजिए, दूसरा डिफिनेशन आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसो वर्ड का मतलब होता है ज्वाइन होना और एसन वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है। जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मींस कि दो अपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, इस तरीके से आपस में ज्वाइन होते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, एसोसिएशन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन भैया लिखा गया, सिंपल सा लिखा गया है, एसोसिएशन इज द प्रोसेस इन विच द टू अपोजिट आयन, अपोजिट आयन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक निगेटिव आयन हो गए, वही लिखा गया है कि जब दो अपोजिट आयन मतलब कि नजदीक आते हैं, कम्स टुगेदर मतलब नजदीक आते हैं,
और जो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, एसोसिएशन बोलते हैं। सिंपल सा है। अब देख लीजिएगा, मैंने और सिंपल तरीके से डिफिनेशन लिख दी है। चाहे डिफिनेशन एग्जाम में लिख के आइए तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, चाहे एग्जाम में ए वाला लिख के आइए तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया ज्वाइनिंग ऑफ आयन टुगेदर, मतलब कि जब दो आयंस, मतलब कि दोनों आयंस अलग अलग होने चाहिए। एक के ऊपर पॉजिटिव हो गया, एक के ऊपर हमारे निगेटिव हो गया। जब दो आयंस आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन का मतलब ही होता है ग्रुप। तो यहाँ पे किसका ग्रुप है, किसकी ज्वाइनिंग हो रही है, हमारे पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन वाले मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग आपस में हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको एसोसिएशन बोल देते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको बता देते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगा और वहां पे उमंग बैच का आपको मिलेगा। और उमंग बैच में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैंने बोला भी था कि हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सॉल्वेशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी चीजें आती एग्जाम में। और गेसेस पेपर जाकर के जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, गेसेस पेपर मैंने डाल दिया जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं। मैंने ऊपर ही बताया सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है। सॉल्वेशन का मतलब होता है कि जब हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट के पार्टिकल इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं हम क्या, सॉल्वेशन बोलते हैं। और एसोसिएशन का मैंने मतलब बताया कि जब दो अलग अलग चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या, एसोसिएशन बोल देते हैं। तो वही लिखा गया है कि जो सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेशन में हमारे दो अलग अलग चीजें होती है, मतलब कि सॉल्यूट भी हमारे अलग होंगे और सॉल्वेंट भी हमारे अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूट यहाँ पे मान लीजिए NaCl हो गया और सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। देख सकते हैं दोनों हमारे जो सब्सटेंस है दोनों अलग अलग है। NaCl अलग चीज होती है, वाटर हमारा अलग चीज होता है। अब देख लीजिए, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। जैसे हमारा क्या हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, मतलब कि मॉलिक्यूल्स हमारे सेम होने चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स हैं H पॉजिटिव, और O निगेटिव, मतलब कि ऑक्सीजन के हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मान लेते हैं इसको सॉल्यूट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दोनों क्या है, एक एक जैसे, मतलब कि ए एक जैसा दिख रहा है और ए वाला एक जैसा दिख रहा है। समझ गए? अब देख लीजिए आगे क्या लिखा गया है। तो मैंने बताया कि जो हमारा सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेशन में क्या होता है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उसको चारों तरफ से हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल घेर लेते हैं। ये मैंने बताया था, वही लिखा भी गया है। और इसमें क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि जो वाटर हो गए और जो हमारे सॉल्ट हो गए। ठीक है, जो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट मतलब कि जो NaCl होते हैं, NaCl जो हमारे क्या हो गए, हमारे जो सॉल्यूट हो गए। इस NaCl को क्या करते हैं, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेशन बोल देते हैं। और एसोसिएशन का मतलब होता है इसमें दो अपोजिट चार्ज वाले जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया H2 हो गया, ठीक है, H2 मान लीजिए सॉल्यूट हो गया, और O2 जैसे हमारा हो गया सॉल्वेंट हो गया, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, बना लेंगे H2O बना लेंगे। सिंपल सा तरीका है। अब देख लीजिए आगे मैंने लिख दिया है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है यूनिट फर्स्ट से, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने गेसेस पेपर में भी मेंशन किया, लॉन्ग में भी मेंशन किया और शॉर्ट में भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को, पहले एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरे पास फिनाल है और मेरे पास वाटर है। अब जो वाटर होता है ये हमारा किस नेचर का होता है, हमारा होता है पोलर नेचर का होता है। ठीक है, मीन्स कि ये हमारा क्या होता है, पोलर होता है। जो हमारे फिनाल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं। क्या होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं, मीन्स कि हल्के हल्के फुल्के क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया कि वाटर को और फिनाल को आपस में मिक्स किया, दोनों तो थोड़ा मोड़ा मिक्स हुए आपस में,
ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि ये क्या होते हैं, पार्शियली मिसबिल रहते हैं, पूरी तरीके से मिलते नहीं है, पार्शियली मिसबिल है। लेकिन अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, मीन्स की जो फिनाल है और जो वाटर है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हीट देंगे, हीट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हीट जैसे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जैसे बढ़ाते हैं, तो दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, मीन्स की जो फिनाल रहता है और जो वाटर रहता है, ये आपस में मिल जाते हैं और एक बना लेते हैं हमारे होमोजीनस सॉल्यूशन बोल देते हैं। और इस टेम्परेचर को बोल देते हैं क्या, CST बोल देते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोल देते हैं। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब दो पार्शियली मिसबिल लिक्विड को आपस में मिलाने के लिए या तो हम हीट को बढ़ाते हैं या तो हीट को हम कम करते हैं, तो दो पार्शियली मिसबिल लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिसबिल हो जाते हैं और एक होमोजीनस सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसी को बोलते हैं हम क्या, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। और मैंने एक चीज बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ा करके दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिसबिल करते हैं, या तो टेम्परेचर को घटा के करते हैं। मीन्स कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा करके करेंगे तो उसको बोलते हैं हम अपर CST बोलते हैं। और जब टेम्परेचर को घटा करके क्या करेंगे, दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिसबिल करते हैं, उसको बोलते हैं लोअर CST बोलते हैं। समझ गए, ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने दिया गया है, डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या हो गई, बचपन से मतलब कि जब से आप फार्मेसी पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से ये सारी चीजें आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी जो होती है इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। मोलरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर मतलब कि पर लीटर जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, उसी को बोलते हैं मोलरिटी। मान लीजिए कि 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, मोलरिटी बोलते हैं। अब उसी तरीके से आ जाता है हमारा, इसका फार्मूला भी आ जाता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाता है। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्मलिटी बोलते हैं। और नॉर्मलिटी का जो फार्मूला होता है N इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, 6वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब हमारा कोई भी ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो ड्रग होता है हाई कंसंट्रेशन से, मींस की हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ मूव करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर मेरे पास इस तरीके से एक डब्बा है। अब इस डब्बे में मैंने लगा लिया इस तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अब इधर ड्रग मैंने ज्यादा डाल दी है और इधर ड्रग हमारी नहीं है, मान लीजिए एक आध दो पार्टिकल है, मींस कि इधर ड्रग का अमाउंट ज्यादा है, ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर इधर ड्रग का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारी ड्रग क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल सा लिख देंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। अब देख लीजिए अगला आ जाता है क्या, डिफाइन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है, यहाँ पे कंपोनेंट बी है, दो कंपोनेंट आपके पास है। जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे तो एक हमारा तीसरा कंपोनेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो एक हमारा नया सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट है, मतलब नमक है, नमक को आपने वाटर में डाला तो एक हमारा नया सॉल्यूशन बनेगा, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे पैक बनाना आप तो जानते होंगे बड़े अच्छे से। आप लेके लेते हैं वाटर, लेते हैं उसके अंदर एल्कोहल डाल देते हैं, वाटर के अंदर एल्कोहल डाल दिए तो हमारा एक नया पैक बन गया, मतलब दारू वाला पैक बन गया। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक
एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे वाले कंपोनेंट को मिला दिया, एक तीसरा कंपोनेंट जब हमारा बनता है तो तीसरे वाले कंपोनेंट को बोलते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। सिंपल सा लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए बात करते हैं, आगे आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने गेसेस पेपर में भी शायद मेंशन किया है। यहाँ पे आप पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट आइडियल एंड रियल, जिसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या कभी कभी ये दोनों अलग से पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, या पूछ लिया जाता है व्हाट इज रियल सॉल्यूशन, या गुमराह करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब अगर आपको पता है राउल्ट्स लॉ होता क्या है, राउल्ट्स लॉ का क्या इक्वेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा जो हमारा रियल सॉल्यूशन होता है जिसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो नॉन आइडियल है मतलब कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देख लीजिए आगे आ जाता है कि हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ये अपने प्योर फॉर्म की तरह बिहेव करता है। प्योर फॉर्म कहने का मतलब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर टॉल्यूइन को मिला दिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स किया तो हमारा एक यहाँ पे तीसरा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जो तीसरा सॉल्यूशन बना है ये पहले की तरह मतलब कि बेंजीन और टॉल्यूइन की तरह भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो वही हमारा जो होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ये अपने प्योर फॉर्म की तरह बिहेव करता है। लेकिन हमारा जो रियल सॉल्यूशन होता है, मींस कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, वह हमारा प्योर फॉर्म की तरह बिहेव नहीं करता है। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, दो चीजों को आपस में मिक्स करेंगे, परफेक्टली इसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें परफेक्टली मिक्स नहीं होता है। अब देख लीजिए एक चीज और, रियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी हीट में चेंजेस नहीं आते। मतलब कि जब हमने क्या किया, बेंजीन और टॉल्यूइन को आपस में मिलाया, तो इसमें ना तो हीट निकलेगी ना तो हीट हमारा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। लेकिन हमारा जो रियल सॉल्यूशन होता है इसमें क्या करेंगे, HCl और वाटर को अगर आप मिक्स करेंगे, या अगर आप लैब किए होंगे, अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। मतलब कि बीकर लीजिएगा, बीकर में क्या करेगा, वाटर और जो HCl है उन दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। अब देखेंगे कुछ टाइम बाद जब उसमें रिएक्शन हो जाएगी तो देखेंगे हमारा जो बीकर रहेगा वो हमारा गर्म हो जाता है। मींस कि ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। मींस कि ये क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। अगला आ जाता है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर का इक्वेशन लिखिए, मतलब कि फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला आपके सामने अच्छा अच्छा दिख रहा है, इसको रट लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए सारी चीजें लिखी गई, इसमें कुछ बताने वाली चीजें नहीं है। अब देख लीजिए कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर। आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर का मतलब समझ लेते हैं। आइडियल का मतलब होता है क्या, एक परफेक्ट कंडीशन, जिसको बोलते हैं आप आदर्श बोलते हैं। अगर आप किसी को अपना आइडियल मानते होंगे तो आप ऐसे नहीं मानते होंगे, आप उनको उनके अंदर कुछ चीजें देख करके मानते होंगे। ठीक है, तब किसी को आइडियल मानते हैं। तो आइडियल यहाँ पे मतलब होता है परफेक्ट कंडीशन। एक परफेक्ट कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, मींस कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया, आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर फार्मूला दैट शो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट सॉरी solid that can be dissolved in liquid in perfect condition, no extra forces are required। मतलब कि जब किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी सॉलिड को एक परफेक्ट कंडीशन पे डिसॉल्व किया जाता है, मतलब कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर बोलते हैं। फार्मूला आपके सामने, इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी यूनिट नंबर सेकंड के। यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसमें 9 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं बन सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अब देख लीजिए बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दूसरे यूनिट का पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर या एक्सप्लेन यूटेक्टिक मिक्सचर, ऐसे आता है एग्जाम में। ठीक है, तो समझते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूटेक्टिक वर्ड हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, यू और टिकॉट्स। ठीक है, यू वर्ड का मतलब होता है इजी और टिकॉट्स वर्ड का मतलब होता है मेल्ट। मतलब कि दो सॉलिड रहेंगे, मान लीजिए सॉलिड मेरे पास ए हो गया, यहाँ पे सॉलिड मेरा बी है, दो सॉलिड मेरे पास है। अब सॉलिड जो ए है इसका मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, और जो सॉलिड बी है इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 150 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों की मेल्टिंग पॉइंट अलग है। अब इनको क्या करना है, अगर दोनों को मिक्स करना है हमें,
तो अलग-अलग इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के मेल्ट होंगे, तब जाकर के हमारे क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे। लेकिन यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या होता है? यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या होता है कि अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, इन दोनों सॉलिड को आपस में मिक्स करते हैं, तो एक सॉलिड क्या करेगा, दूसरे वाले सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, और आसानी से दोनों सॉलिड आपस में मिल करके हमारा क्या बना लेंगे, एक लिक्विड बना लेंगे, और इसी को बोलते हैं क्या, यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए वही लिखा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज द मिक्सचर इन विच द टू सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स टुगेदर। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, दो सॉलिड पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि एक जो सॉलिड होता है दूसरे वाले सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, और इसकी वजह से दोनों आपस में मिलने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मींस कि दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब देखिए वही मैंने एग्जांपल से लिखा। जैसे मान लीजिए फिनाल है, फिनाल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे कैंफर मतलब कि कपूर मैंने लिया, कपूर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 175 से लेके 177 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दोनों को आपस में मिक्स करना है, तो हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो हमारा फिनाल रहेगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा। जब मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा तो आसानी से क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस मिक्सचर को बोल देते हैं क्या, यूटेक्टिक मिक्सचर बोल देते हैं। समझ गए? अब देख लीजिए अगला आ जाता है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैंने पढ़ाया था गैस लॉ में पढ़ाया था। गैस लॉ में मैंने कई सारे लॉ पढ़ाए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, कई सारे ऐसे लॉ पढ़ाए थे। तो आइडियल गैस लॉ का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, सभी लॉ को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, वही लिखा गया सम ऑफ ऑल लॉ, मतलब कि सभी लॉ को आपस में जोड़ देते हैं, मींस कि बॉयल लॉ को, एवोगाद्रो लॉ को, चार्ल्स लॉ को, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो एक हमारा नया लॉ बनता है जिसको बोलते हैं क्या, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। पी जो दिया गया है हमारा, दिया गया प्रेशर दिया गया है, वी जो दिया गया वॉल्यूम दिया गया, एन जो दिया गया नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, आर जो दिया गया आइडियल गैस कांस्टेंट, टी और हमारा जो दिया गया टेम्परेचर दिया गया। तो ये सारी चीजें आप देख करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या कोई भी सॉलिड है, अब इस सॉलिड को आपने थोड़ा सा हीट किया, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा हीट करेंगे मतलब कि एक टर्बिड लिक्विड में, मींस कि हल्का फुल्का ये पानी में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हल्का फुल्का सॉलिड में रह जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा और हीट देंगे तो ये हमारा पूरा क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पूरा ये सॉलिड था, सॉलिड को थोड़ा सा हीट किए तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, एक टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इसी टर्बिड लिक्विड को बोलते हैं हम क्या, लिक्विड क्रिस्टल भी बोलते हैं। मतलब कि लिक्विड क्रिस्टल का मतलब होता है जो ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होता है, और जो ना तो पूरी तरीके से ना तो ट्रू लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड का इंटरमीडिएट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दिया है। अब देख लीजिए हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा थर्मोट्रॉपिक होता है, दूसरा होता है लायोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक में हमारे तीन चीजें आ जाती है, एक न्यूमेटिक आ जाता है, सिमेटिक और क्लोस्टेरिक आ जाती है, तो ये हमारे टाइप्स हो गए लिक्विड क्रिस्टल के। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, ग्लासी स्टेट आ जाता है। ग्लासी स्टेट का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को सुपर कूल्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी लिक्विड को सुपर कूल्ड करेंगे तो एक हमारे ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लासी स्टेट बोलते हैं। जैसे आप बचपन में उड़ाए होंगे क्या, इतने बड़े बड़े जो गुब्बारे जैसा उड़ता है, ऐसे फूंक मार मार करके, जो निरमा उरमा डाल करके क्या करते थे, फूंक बना के उड़ाते थे। ठीक है, वो ग्लासी स्टेट की तरह है। ठीक है, ग्लासी स्टेट की का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल को सुपर कूल्ड कर देते हैं तो एक हमारा नया नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम बोल देते हैं ग्लासी स्टेट बोल देते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक्सप्लेन द टर्म वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे आप खाना बनाने के लिए जाते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या डाल लिया इसमें, प्रेशर कुकर में मान लीजिए वाटर डाल लिया, और इसके अंदर थोड़ा सा दाल भी आपने डाल दिया।
दाल भी आपने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या करते हैं, प्रेशर कुकर जो रहता है इसके ऊपर ऐसे लिड इसका रहता है, ढक्कन रहता है, इसको क्या कर देते हैं आप, बंद कर देते हैं। अब बंद कर देते हैं, इसको बर्नर नीचे से ऑन कर देते हैं, जो गैस रहता है इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, तो जो हमारा लिक्विड रहेगा, वाटर रहेगा, ये वेपर में कन्वर्ट होना मतलब कि भाप बनना स्टार्ट होगा। अब भाप बनेगा तो ये भाप हमारी निकल पाएगी नहीं, भाप निकल पाएगी नहीं, मतलब ये क्या करेगी, जो हमारा एक कुकर रहेगा, प्रेशर कुकर रहेगा, इसके जो दीवार होती है एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर को बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं क्या, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा प्रेशर जो वेपर के द्वारा क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे भैया डिफिनेशन भी लिखी गई सिंपल तरीके से, मतलब कि एक कोई भी क्लोज कंटेनर है, जब कोई भी क्लोज कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, और क्या करता है कि जो हमारा कंटेनर रहती है उसके जो अंदर वाली दीवार रहती कंटेनर के, उस पे क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर को बोल देते हैं वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को मैंने एक बर्तन में रख दिया, रखने के बाद क्या कर दिया, पूरा उसको अच्छे तरीके से मैंने बंद कर दिया, क्लोजली इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब इसको हीट करेंगे इस लिक्विड को, तो ये वेपर बनेगा, और वेपर बनने के बाद क्या करेगा, जो बर्तन है, बर्तन की जो दीवार है, इस पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर को बोल देते हैं हम क्या, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। अब देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन टर्म सब्लिमेशन विद द एग्जांपल। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, तब जा करके किस में, गैस में कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या करेंगे, किसी भी सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोल देते हैं हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कपूर जलाए होंगे, कपूर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जैसे उसको हीट देते हैं, मतलब कि जैसे माचिस से आग लगाते हैं, देखते हैं क्या, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारा सब्लिमेशन का एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल आप ये भी देखेंगे, जैसे आप जाते हैं बारात में, अब तो ट्रेंडिंग में चल रहा है काफी ज्यादा, देखते हैं आइस रहता है, बर्फ रहती है, और धुआं धुआं जैसा बादलों जैसा निकलता रहता है। ठीक है, तो ड्राई आइस भी हमारा एक तरीके का सब्लिमेशन का एग्जांपल है, या डायरेक्टली हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए आगे आ जाता है, पूछा गया डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारी एयर है, एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर है। जैसे आपके मोबाइल पे इस ठंडी के मौसम में लिख करके आता होगा कि आज की ह्यूमिडिटी इतनी है, मतलब कि जो हमारी एयर है, एयर के अंदर इतना मॉइस्चर है, इतनी नमी है। मीन्स कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, और हमारी एयर कितने मॉइस्चर को अभी अपने अंदर और होल्ड कर सकती है, उसी के रेशियो को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है हमारा मॉइस्चर इन एयर, मतलब कि एयर के अंदर कितनी नमी है, और हमारा जो एयर है वो कितने मॉइस्चर को और अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उसको बोलते हैं क्या, उसी रेशियो को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू होता है मॉइस्चर इन एयर अपॉन हो जाता है मॉइस्चर कैन बी होल्ड। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जो कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको किससे मेजर करते हैं। जैसे आपके फोन पे अगर आता होगा कि आज की ह्यूमिडिटी इतनी है, तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर का नाम हमेशा याद रखना कि ये क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का काम करता है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है यूनिट सेकंड का। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता क्या, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है सेफ या फॉर्म, मतलब कि जिसके दो या दो से अधिक सेफ होते हैं, या दो या दो से अधिक फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मकराक्ष को देखा होगा। ठीक है, मकराक्ष के क्या थे, कई सारे रूप थे। ठीक है, या रावण के देखे होंगे कई सारे ऐसे सीन निकले थे। ठीक है, तो उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म में भी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉलिड जिसके मतलब कि दो या दो से अधिक क्रिस्टल या हमारे एमार्फस फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास थियोब्रोमा ऑयल है। अब जो थियोब्रोमा ऑयल होता है ये हमारा अल्फा
फॉर्म में भी आता है, बीटा फॉर्म में भी आता है और गामा फॉर्म में भी आता है। अब यहाँ पे अगली हमारी एक ड्रग दी गई है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो होती है ए फॉर्म में भी आती है और बी फॉर्म में भी हमारी आती है। आप देखे होंगे फेलिंग सॉल्यूशन देखे होंगे। फेलिंग सॉल्यूशन ए के नाम से आता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी के नाम से आता है। ठीक है? तो जिसके 2 या 2 मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है? जैसे फेलिंग सॉल्यूशन है लेकिन इसका एग्जांपल है नहीं। ठीक है? यहाँ पे क्या है कि सॉलिड की बात चल रही है। अब देख लीजिए बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 से जितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? अभी तक अगर आप इस वीडियो को बने हैं, इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं, तो आप तुरंत ही कमेंट कर दीजिए कि हम इतना वीडियो देख लिए हैं, सर मजा आ रहा है, सारी चीजें हमें समझ में आ रही। तो हमें पता चल जाएगा कितना हमारा जो एल्गोरिदम है, वीडियो का एल्गोरिदम मींस कि एंगेजमेंट जो वीडियो का लोगों के बीच कितना जा रहा है, कितना लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। तो इसके लिए आप जरूर से एक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हेलो हाय कर देंगे तब भी हो जाएगा कमेंट। ठीक है? तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहला आ जाता है डिफाइन सरफेस टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन के बारे में समझते हैं। देखिए आप देखे भी होंगे, सरफेस टेंशन का एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो पानी होता है, पानी के ऊपर कीड़े चलते हैं। ठीक है? कीड़े चलते हैं, ये आपने देखा होगा। आपने देखा होगा जो पत्तियां होती, पत्ती के ऊपर जैसे ही पानी को डालते हैं तो एक ड्रॉपलेट में ऐसे बदल जाता है, छोटी सी बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? पानी को अगर हमने एक गिलास पानी डाला है पत्ती के ऊपर, तो वो ऐसे क्या हो जाना चाहिए, तो पूरा उस पे पड़ने चाहिए था, लेकिन वो क्या होता है, छोटी सी बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब लड़कियां नहा के निकलती अपने बाल को क्या करते हैं, ऐसे फटकारते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल मैं बता रहा था। तो सरफेस टेंशन का मतलब समझते हैं। सरफेस का मतलब होता है किसी भी चीज का आउटर पार्ट, किसी भी चीज का क्या होता है, आउटर पार्ट। टेंशन का मतलब होता है क्या, फोर्स होता है, या बोल सकते हैं तनाव। ठीक है? तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड है। अगर किसी भी लिक्विड के आउटर जो सरफेस है, इस पे अगर कोई भी फोर्स काम करता है, किसी, यहाँ पे मैंने बोला कि सरफेस का मतलब हो गया आउटर। आउटर पार्ट, किसी भी चीज का आउटर पार्ट हो सकता है, चाहे लिक्विड का हो सकता है, चाहे किसी भी सॉलिड का हो सकता है, किसी भी का हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इतना लिक्विड पूरा भरा है, तो लिक्विड का आउटर पार्ट ये हमारा ऊपर वाला ही हुआ। तो इसके जो लिक्विड का जो आउटर पार्ट है, इसके ऊपर जब हमारा क्या लगता है, यहाँ पे कोई भी फोर्स लगता है, कोई भी तनाव लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो वही लिखा गया, सरफेस टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। जो सरफेस टेंशन है एक तरीके का फोर्स होता है, डेट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सरफेस पे काम करता है, जो ऊपरी वाला लेयर होता है उस पे काम करता है। और जो सरफेस टेंशन होता है, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये क्या करता है, अपनी एरिया को मिनिमाइज करता है, जितना पॉसिबल हो सके उतने एरिया को मिनिमाइज करता है। ये एग्जांपल समझते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल ये है कि मैंने बोला कि एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर पानी डालेंगे, एक गिलास मान लीजिए पानी डालें, तो वो गिलास का जो पानी है पूरा उस पत्ती पे लग जाना चाहिए, तो लेकिन लगा तो नहीं। लेकिन क्या होता है कि उसमें सरफेस टेंशन काम करता है, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो अपनी एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, मतलब कि अपनी जो एरिया है उसको कम कर रहा है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है? तो हमारा जो सरफेस टेंशन होता है, एक तरीके का ऐसा फोर्स होता है जो लिक्विड के सरफेस पे लगता है, आउटर पार्ट पे लगता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये अपनी एरिया को मिनिमाइज करता है, जितना पॉसिबल हो सके उतनी एरिया को मिनिमाइज करता है। तभी देखते हैं बाल हमारे क्या होते हैं, जब नहाने के बाद निकलते हैं सिकुड़ जाते हैं। ठीक है? तो लिक्विड क्या करता है, अपनी एरिया को मिनिमाइज करता है, तभी जाकर के हमारे बाल क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। फिर जैसे ही दुपट्टे लेके मारती हैं लड़कियां, तुरंत क्या हो जाते हैं, वो मतलब कि लहराने लगते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वाटर ड्रॉपलेट ऑन द लीफ, एग्जाम्पल हो गया। अब देख लीजिए, बात करते हैं, अगला आ जाता है कि डिफाइन टर्म सॉल्वलाइजेशन। सॉल्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि दो इमिसिबल लिक्विड है, मान लीजिए कि मेरे पास वाटर है और ऑयल है, दोनों को आपस में डालेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। अब इन दोनों को मिलाने के लिए, मतलब कि जो पुअरली सॉल्युबल जो सब्सटेंस मींस की जो ऑयल और वाटर है, ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन इनको आपस में मिलाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर सर्फेक्टेंट डालते हैं। जैसे सर्फेक्टेंट डालते हैं, सर्फेक्टेंट क्या करेगा, इन दोनों लिक्विड को आपस में मिला देगा। उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वलाइजेशन बोलते हैं। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। आप लीजिएगा क्या कि वाटर लीजिएगा, वाटर के अंदर डालिएगा, आप ऑयल डालिएगा। जैसे ही ऑयल डालते हैं तो देखते हैं ऐसे ड्रॉप जैसा बन जाता है। अब आप, अगर आपको इन दोनों को आपस में मिलाना, तो इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिएगा, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिएगा, थोड़ा सा साबुन डाल दीजिएगा। अगर ये चीजें डाल देते हैं तो दोनों लिक्विड क्या होते हैं, आपस में
मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हमारा जो सर्फेक्टेंट है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और जिसके वजह से क्या होते हैं कि हमारे दोनों लिक्विड आपस में मिल जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं क्या? सॉल्वलाइजेशन बोल देते हैं। सॉल्वलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है? सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं क्या? सॉल्वलाइजेशन बोलते हैं। और सॉल्बिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब हम क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट को डालते हैं उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, बात करते हैं डिटर्जेंसी के बारे में। ठीक है, डिटर्जेंसी क्या होती है? डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी, आप पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द टर्म डिटर्जेंसी। ठीक है, और डिटर्जेंट तो आप यूज करते हैं बचपन से। ठीक है, यूज करते चले आ रहे हैं डिटर्जेंट का। तो डिटर्जेंट का यूज कब करते हैं? अपने कपड़े को साफ करने के लिए करते हैं। तो डिटर्जेंसी का मतलब क्या होता है? तो डिटर्जेंसी एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम डस्ट डस्ट पार्टिकल को किसी भी सब्सटेंस से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंसी बोलते हैं। और डिटर्जेंसी में भी क्या करते हैं? हम सर्फेक्टेंट मीन की डिटर्जेंट का यूज करके क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको किसी भी सब्सटेंस से निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही लिखा गया है, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द क्लॉथ। कपड़े से जो धूल कण होते हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिटर्जेंट का यूज करते हैं, और डिटर्जेंट का यूज करके हम क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को बाहर निकलते हैं, और उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम क्या? डिटर्जेंसी बोल देते हैं। सिंपल सा है। अब देख लीजिए, बात करते हैं हम क्या? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, इसको समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द surfactant at which formation of micelle start is called the critical micelle concentration। CMC वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, CMC का मतलब होता है कि हमें कितना अमाउंट में सर्फेक्टेंट चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है? मिसेल का फॉर्मेशन होता है, मिसेल बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं CMC बोलते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर मिसेल क्या होते हैं? जैसे आप क्या करते हैं? कपड़े धोने के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है कि जैसे लगती मैल जो निकलती है, मैल क्या हो? हमारी मिसेल ही है। ठीक है, तो हमारा जो सर्फेक्टेंट है, कितना सर्फेक्टेंट हम यूज करें जिसके वजह से मिसेल का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाए, और उसको बोलते हैं हम क्या? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। समझ गए? अब देख लीजिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे आकर के इस तरीके से बैठ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। समझ गए? जैसे आप देखे होंगे कि दीवार पे पेंट लगाते हैं, तो दीवार पे पेंट लगाते हैं तो दीवार के ऊपर पेंट जा करके चिपकता है, तो एक सरफेस के ऊपर दूसरी सब्सटेंस आकर के जब क्या हो जाती है? ठहर जाती है, चिपक जाती है, स्टे कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, अभी इस हाथ के ऊपर मैंने क्या किया? दूसरे वाले सब्सटेंस को ले जाके रख दिया, तो यहाँ पे ये क्या है? इसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो इसको बोल देंगे एडजॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन एक टर्म और आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, तो वहां पे स्पेलिंग AB से स्टार्ट रहेगी, लेकिन यहाँ से AD से वर्ड है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा वाला सब्सटेंस अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे आप देखेंगे बचपन में आप क्या करते थे? जो सीट कवर आती थी, जो साइकिल की या मोटरसाइकिल का सीट कवर लेते थे, अब उसको क्या कर देते थे? पानी में डाल देते थे। जैसे पानी में डालते थे तो पानी क्या होता था? उस सीट कवर के अंदर चला जाता, तो अंदर चला गया तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अगर उसके ऊपर रह जाता, ठीक है, वो हमारा कहलाता क्या? एडजॉर्प्शन कहलाता है। समझ गए? अब देख लीजिए, बात करते हैं स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट। स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि जो हमारा क्या होता है कि जो एडहेसिव फोर्स होता है और जो कोहेसिव वर्क होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या? स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एडहेसिव वर्क एंड कोहेसिव वर्क इज कॉल्ड स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट। तो फार्मूला लिख देंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। अब देख लीजिए, बात करते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो होते हैं एक ऐसे केमिकल होते हैं या एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? इंटरफेशियल टेंशन और जो सरफेस टेंशन होते हैं दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? सर्फेक्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब इस वाटर के अंदर आपने डाला, ऑयल डाला, तो जैसे ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या करता है? इसके सरफेस पे जाके इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, डिपॉजिट हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? मिक्स करना, मतलब कि जो चीजें हो रही सरफेस टेंशन की वजह से हो रही, सरफेस टेंशन की वजह से क्या है कि हमारे वाटर के ऊपर जो लिक्विड है, दूसरा लिक्विड जो हमारा ऑयल है, ये आकर के डिपॉजिट हुआ है। लेकिन जैसे ही हम सर्फेक्टेंट डालेंगे तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है कि इन दोनों के बीच जो सरफेस टेंशन है और इंटरफेशियल
इनिशियल टेंशन है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसके वजह से ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। समझ गए? अब देख लीजिए, बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई सर्फेक्टेंट विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन लिखना है। यहाँ पे हमारा आ जाता है अनायनिक हो गया, कटायनिक हो गया, नॉन आयनिक हो गया और एम्फोटेरिक हो गया। ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो एग्जांपल थोड़ा सा लिख लीजिएगा, या मैंने नोट्स में मेंशन किया, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। समझ गए? अब देख लीजिए, बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के। यूनिट नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लॉन्ग तो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखे। देखिए, कॉम्प्लेक्सेशन समझने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, डिफाइन द टर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए कंपोनेंट है, यहाँ पे बी कंपोनेंट है, यहाँ पे सी कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट आपके पास है। अगर इन तीनों कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने की जो प्रोसेस होती है, पूरा जो बनने की जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, दोनों को आपस में मैंने मिलाया तो कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस पूरे बनने की प्रोसेस को बोल दिया हमने कॉम्प्लेक्सेशन बोल दिया। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल के साथ हमने एसिक्लोफेनेक मिला दिया। ठीक है, एसिक्लोफेनेक दोनों को मिलाया तो हमारी जो टेबलेट बन के आई, पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक की कॉम्बिनेशन फॉर्म में बन के आई, मींस कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन के आई। लेकिन ये जो बनने की पूरी प्रोसेस होगी, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन बोल देंगे। अब देख लीजिए, बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से पूछने को एग्जाम में, डिफाइन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। या पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग, पूछ लिया जाता है, डिफिनेशन आप यही लिखेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है कि जब हमारा क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मतलब कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, इन सभी प्रोटीन से जा करके कोई भी ड्रग हमारी बाइंड करती है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारी ड्रग है, प्रोटीन है, इस प्रोटीन से आकर के हमारा ड्रग बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोल देंगे क्या, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोल देंगे। अब देख लीजिए, अगला आ जाता है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि लिस्ट आउट द वेरियस मेथड यूज टू डिटरमाइन प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग को कौन कौन से मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो पहला आ जाता है हमारा ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन मेथड आ जाता है। कोई 2 मेथड आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक आ जाती है, क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। तो इनमें से कोई भी आप 2-3 लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट होते क्या। तो चिलेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो चिलेट को बनाते हैं, ऐसे एजेंट जो चिलेट को बनाते हैं उसको बोलेंगे हम क्या, चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे हमारा ईडीटी हो गया, ऑक्सिलेट आयन हो गया, ये सब हमारे आ जाते हैं चिलेटिंग एजेंट में आ जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट हमें पता होता है, और जो पार्टिकल के शेप और साइज होते हैं वह भी हमें पता होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, या तो बोल सकते हैं कि ऐसे, मतलब कि कंपोनेंट जिसमें पार्टिकल का जो साइज स्ट्रक्चर होता है 3D शेप में होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3D में आपको दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। और ये बनाना एग्जाम में थोड़ा सा अटपट लगेगा, लेकिन तब भी आप बना दीजिएगा, एग्जाम्पल में NaCl आप लिख दीजिएगा। समझ गए? अब देख लीजिए, बात करते हैं, आगे चलते हैं, हमारे लास्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन आ जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट फिर से कर दीजिएगा। अगर आपने पहले कर दिया होगा, अब फिर से कर दीजिएगा, सर हमने लास्ट यूनिट तक पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2 मार्क्स में पूछे गए कई क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है क्या,
पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोरेनसन पीएच स्केल। सोरेनसन पीएच स्केल होती क्या है? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही था सोरेनसन। ठीक है, उन्होंने अपने नाम पे एक पीएच स्केल दिया था, और इस पीएच स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोई भी कंपोनेंट एसिडिक है या हमारा कंपोनेंट बेसिक है, उसके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन करने का काम करते हैं, पहचानने का काम करते हैं। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, जो पीएच होता मतलब कि पीएच स्केल होता है, जो पीएच होता है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, उसका जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है वो हमारा कहलाता है क्या? सोरेनसन पीएच स्केल कहलाता है। अब जो हमारा सोरेनसन पीएच स्केल है, हमें ये बताता है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट, मतलब कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन जो है, हमारा एसिडिक है या हमारा बेसिक है, उसके बारे में बताने का काम करता है। अब देख लीजिए, आगे आ जाता है कि बफर कैपेसिटी क्या होती है और उसका फार्मूला आप लिखिए। ठीक है, मैंने जब लॉन्ग वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, बफर कैपेसिटी के बारे में बड़े अच्छे से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, अब आप यहाँ पे हैं, अब मैंने आपके सर पे रख दिया 50 किलो का वेट रख दिया, 50 किलो आपने उठाया, आराम से लेके दूसरे जगह पे रख दिए। 60 किलो मैंने रख दिया आपके सर के ऊपर, तब भी आप भी उठा के ले गए, दूसरे जगह पे रख दिया। लेकिन जैसे मैंने 70 केजी रखा, आप तुरंत क्या कर गए? बैठ गए नीचे। मतलब कि आपकी कैपेसिटी कितनी है? 50 से 60 किलो उठाने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी बफर कैपेसिटी भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन है, मींस की बफर सॉल्यूशन है। अब इस बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालेंगे, 1 ml एसिड डालेंगे तो इसके पीएच में नो चेंजेस आएगा। ठीक है, नो चेंजेस। 2 ml एसिड डालेंगे तब भी नो चेंजेस आएगा, 3 ml डालेंगे तब भी नो चेंजेस। लेकिन जैसे ही चौथा ml इसके अंदर डालेंगे तो इसके पीएच में अब क्या हो जाएगा? पीएच में चेंजेस आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम क्या? बफर कैपेसिटी। मतलब कि हमारा एक सॉल्यूशन है, वो कितने एसिड बेस को सह सकता है, कितने एसिड बेस को सह सकता है, उसको बोलते हैं हम क्या? बफर कैपेसिटी बोलते हैं। समझ गए? तो वही लिखा गया है, वही डिफिनेशन में लिखा गया है कि द एबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन द पीएच। मतलब कि हमारा जो बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना एसिड बेस को डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके पीएच में चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे पीएच में चेंजेस हो जाएगा तो उसकी कहलाएगी क्या? बफर कैपेसिटी कहलाएगी। तो बफर कैपेसिटी जो होती है, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच होता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा बी दिया गया है, मतलब कि जो हमने एसिड और बेस डाला था, कितने अमाउंट में डाला था, चेंज करके 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे डाला था, तो वो हमारा हो गया। और पीएच में जो चेंजेज आएगा, ठीक है, जैसे चौथा एमएल डाला था मैंने, तो पीएच में चेंज जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा चेंज इन पीएच हो जाएगा। तो वो चीजें हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए, आगे आ जाता है कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, बफर का मतलब समझ लेते हैं। बफर का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम एसिड डालें या तो इसके अंदर हम बेस डालें, तो इसके पीएच में नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और आइसोटोनिक का मतलब क्या होते हैं कि जिसका, मतलब कि जो आइसोटोनिसिटी, सॉरी, जिसका मतलब कि जो टोनिसिटी होती है वह हमारा क्या होता है? सेम होता है। मींस कि 0.9% वेड बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर होती है, इसको बोलते हैं हम क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड हो गया, टीयर हो गया, प्लाज्मा हो गया, इसके बराबर होता है, उसको बोलते हैं क्या? बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मींस कि जितना हमारे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना हमारा किसका होगा? हमारे बॉडी फ्लूइड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मींस कि जितना बॉडी का फ्लूइड रहेगा, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा हमारा जो सॉल्यूशन है उसका। तो उसको बोलेंगे क्या? बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द टर्म पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दीजिए, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। जो पीएच होता है, इस तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे आपको पता है कि किसी का पीएच 1 होता है, किसी का पीएच 2 होता है, किसी का पीएच 2.3 हो गया, किसी का पीएच 5 हो गया, किसी का 7 हो गया, ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारी एक तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो पीएच जो होता है एक तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो क्या करता है? किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पीएच बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे, पीएच स्केल देखे होंगे, पीएच स्केल में क्या होती है? 1 से लेके 7 फिर 14 तक की ऐसे वैल्यू होती है। मींस कि अगर हमारा 1 से लेके
7.9 तक रहता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, एसिड बोलते हैं। और अगर हमारा 7.1 से लेके 14 तक रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं। लेकिन अगर 7 रहता है उसको हम बोल देते हैं क्या, न्यूट्रल बोलते हैं। ये आपको पता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, पीएच बोलते हैं। अब देख लीजिए पूछा जाता है एग्जाम में, कभी-कभी पूछ लिया जाता है और अकेले भी एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि आप क्या करिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में बताइए। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जिसकी टोनिसिटी क्या होती है, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसके इक्वल होती है, बराबर होती है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि जिसकी टोनिसिटी 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl से कम होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसकी टोनिसिटी जो होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम से ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। और जो आइसोटोनिक होती है इसमें सेल की साइज सेम रहती है और इसमें सेल की साइज स्वेल कर जाती है और इसमें सेल की साइज हमारी श्रिंक कर जाती है। तो ये रहे हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, सारे आंसर हो गए। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और अभी भी आपको लगते हैं कि कोई क्वेश्चन और आ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप ड्रॉप कर दीजिएगा। और मेरे तरफ से कई सारे क्वेश्चन और आपको मैं दे देता हूँ, जैसे आप राउल्ट लॉ भी कर लीजिएगा, हो सकता है 2 नंबर में वो भी पूछ लिया जाए। ठीक है, राउल्ट लॉ कर लीजिएगा, एमॉर्फिज्म क्या होता है उसको भी जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, जरूर से एग्जाम में करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। ट्री फार्मेसी आपके साथ है। 4 सेमेस्टर के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। 4 सेमेस्टर के कोर्सेज जाकर के आप परचेज कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।